दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी विषय की क्लास लेकर हाजिर हूं। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है। पिछले 10 लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पर चर्चा किया कि पुराने एग्जाम में क्या क्या सवाल आए थे। उसके बाद 11 नंबर से दोस्तों हम लोग मॉक टेस्ट वाली क्लास ले रहे हैं और आज हमारी ये 16वीं क्लास है। तो फिर से एक बार हिंदी विषय को लेकर आ चुके हैं और देखते हैं कि तैयारी कितनी अच्छी है। हमारे पास दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आ चुका है, एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है study91pro.com। आप प्रो वाले साइट पर विजिट कीजिए एप्लीकेशन पर, वहां से आके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों स्टडी 91 पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से बहुत जरूरी सूचना दोस्तों कि आप बार बार हिंदी पढ़ना बंद कीजिए। ठीक है, एक बार कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ये कोई ऐसी किताब लीजिए जो कि अपने आप में एकदम महारत हासिल कर लें, आपको महारत बना दे, ऐसी किताब की जरूरत है दोस्तों। तो ये है आपकी अपनी हिंदी की किताब, हमारे पास मौजूद है दोस्तों। पूरा 634 पेज की किताब है, 6000 सवाल, 36 चैप्टर इस किताब में डिटेल में दिया गया। ठीक है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, सुपर सेलिंग बुक है, पहले से भी बिक रही है और अभी फिर से अपडेट होकर इसका नया संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये किताब इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूं ये कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार हिंदी मत पढ़ो, एक बार हिंदी पर इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि भारत का कोई भी एग्जाम हो फिर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, वहां कुछ रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों 130 से ज्यादा लेक्चर आपको इस क्लास में दिया गया है, तो एक बार आप जुड़िए इससे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी बढ़िया क्वालिटी कंटेंट वाली क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के दोस्तों आपको जवाब देना है। लिख रहा है दोस्तों अगोचर, अगोचर के लिए एक वाक्यांश बताना। अगोचर का अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि जिसका अनुभव बुद्धि का ना हो, नहीं बुद्धि नहीं दोस्तों, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे क्या कहता है दोस्तों? उसे अगोचर कहा जाता है। हृदय, बुद्धि गलत दिया, हृदय गलत दिया और शरीर गलत दिया। इसी तरह से एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, एक शब्द आता है दोस्तों अतीन्द्रिय। क्या आता है दोस्तों? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जिसका अनुभव या ज्ञान, जिसका अनुभव आप लिख ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। और अतीन्द्रिय के लिए दोस्तों एक शब्द और है, इंद्रियों से परे। शॉर्टकट में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इंद्रियों से परे का अर्थ क्या दोस्तों? अतीन्द्रिय होता है। इसी तरह से दोस्तों एक आता है दोस्तों, ठीक है, इंद्रियों से परे के लिए दोस्तों एक और आता है, ठीक है ये सही है। इसके अलावा दोस्तों आता है जितेंद्रिय। क्या आता है दोस्तों? जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय में ज पे दोस्तों बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जितेंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को क्या कर लिया हो? इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। एक शब्द आप पढ़ते होंगे दोस्तों इंद्रजीत। ठीक है, तो इंद्रजीत अलग हो जाएगा। इंद्रजीत मतलब जिसने इंद्र को जीत लिया हो। इंद्रजीत का मतलब क्या है? जिसने इंद्र यानी देवता, इंद्र क्या है दोस्तों? देवता वाले इंद्र की बात कर रहा हूं। इंद्र को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे इंद्रजीत कहते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखेगा। और अतीन्द्रिय नहीं दोस्तों, अतीन्द्रिय नहीं, यहां इंद्रियातीत करिए। ठीक है, एक शब्द और भी है दोस्तों अतीन्द्रिय के अलावा, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत जो इंद्रियों से परे हो दोस्तों, उसके लिए शब्द क्या होता है? इंद्रियातीत भी है। तो काफी मिलते जुलते हैं, इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं ध्यान देंगे ना तो इतना कंफ्यूज जाएंगे इसी पॉइंट में कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? पानी का अर्थ दोस्तों तोय का अर्थ भी पानी होता है, वन नहीं दोस्तों, तो ही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पानी को और क्या कहते हैं? तो पानी को जल कहते हैं, पानी को नीर कहते हैं, पानी को तोय कहते हैं, पानी को सलील कहते हैं। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये सब पानी का है। ठीक है, इसी तरह से वन, अरण्य और जंगल, ये सब दोस्तों जंगल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? जंगल के। और जंगल के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो जंगल का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों विपिन, जंगल का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों विटप, जंगल का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों कांतार, नाम सुना होगा ना कांतार। जंगल का पर्यायवाची होता अक्ष। क्या होता दोस्तों? अक्ष। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये जंगल का पर्यायवाची। जंगल यानी वन यानी अरण्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। कॉपी कलम लेके बैठिए मेरी क्लास में और देखते चलिए कि कितना सवाल आप सही कर पाते हैं।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है? किसकी रचना दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है? देखिए चिंतामणि गलत जवाब है। चिंतामणि की रचना किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। किसने किया दोस्तों? चिंतामणि की रचना रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अशोक का फूल दोस्तों, अशोक का फूल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के फूल की रचना किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने किया दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का नाम है अशोक के फूल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जय भारत दोस्तों, जय भारत की रचना किसने किया है? ठीक है, एक इसी तरह का रचना दोस्तों भारत दुर्दशा। क्या दोस्तों? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी रचना दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नाम में भारत शब्द जुड़ा है। तो भारत दुर्दशा पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जबकि ये पूछेगा तो क्या बताएंगे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चितवन की इच्छा दोस्तों, ये कोई मतलब इस नाम का कोई किताब ही नहीं है। चितवन की इच्छा कोई किताब नहीं, एक किताब है भी तो किस नाम से दोस्तों? चितवन की छाह। क्या दोस्तों? चितवन की छाह एक किताब है दोस्तों। क्या कोई बच्चा जानता है इसके बारे में कि चितवन की छाह जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? चितवन की छाह। याद रखेगा, मैं आपसे कह रहा हूं चितवन की इच्छा जो लिख दिया ना, इस नाम का कोई भी किताब नहीं है। आप चाहे तो गूगल सर्च करके देख लेना। चितवन की छाह है दोस्तों। और ये किसकी रचना है? ये विश्वनाथ मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? विश्वनाथ मिश्र जी की रचना है। एक सवाल दोस्तों और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसे चिंतामणि रचना का नाम है ना, एक व्यक्ति भी चिंतामणि थे। ठीक है, एक व्यक्ति भी दोस्तों चिंतामणि थे। एक व्यक्ति का भी नाम दोस्तों चिंतामणि है। तो चिंतामणि एक रचना का भी नाम है और चिंतामणि एक व्यक्ति भी थे। अगर मैं व्यक्ति की पूछूं कि चिंतामणि जी की रचना का नाम आप बता दीजिए, तो चिंतामणि की रचना में दोस्तों 2-3 रचना आप याद रखेगा। जैसे रस विलास याद रखेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं। ठीक है, रस विलास। इसके अलावा याद रखेगा श्रृंगार मंजरी। क्या याद रखेंगे? रस विलास और श्रृंगार मंजरी, ये 2 प्रमुख रचनाएं दोस्तों। ये आप ऐसे रचनाएं कई सारी, जैसे कवि कुल कल्प तरु, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। पूछता भी परीक्षा में, कवि कुल कल्प तरु, कवि कुल कल्प तरु। याद रखेंगे, थोड़ी लंबी चौड़ी रचना का नाम है लेकिन याद रखेगा। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, ऐसे तमाम रचनाएं दोस्तों जो चिंतामणि जी की रचना है। तो कंफ्यूजन न बने तो याद रखेगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम चिंतामणि है और चिंतामणि लेखक पूछे तो अलग बताइएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की तो नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे हम पद्मावत पढ़ते हैं, हम अखरावट पढ़ते हैं, हम आखिरी कलाम पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी कलाम पढ़ते हैं। ये किसकी रचना है दोस्तों? ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है। और वैराग्य संदीपनी दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है। याद रखेंगे, तुलसीदास जी की आज ढेर सारी रचनाएं मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप जो पढ़ते हैं, आप खाली रामचरितमानस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि रामचरितमानस इनकी रचना है। ठीक है, लेकिन वैराग्य संदीपनी है ये। और बताइए कौन कौन सी रचना? तो याद रखेगा दोस्तों, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोनों। ठीक है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल किसकी रचना दोस्तों? जानकी मंगल, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। इसी तरह से 2 रचनाएं और हैं, दोहावली और कवितावली। ध्यान दीजिएगा, दोहावली और कवितावली। ठीक है, कवितावली किसकी रचना दोस्तों? दोहावली और कवितावली, ये भी दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है। एक समस्या और लिखिए, अगर इसी तरह से लिख दे दोस्तों गीतावली। ठीक है, गीतावली, तो गीतावली याद रखेगा दोस्तों, ये सूरदास जी की रचना है। गीतावली सूरसागर सूरदास की रचना है। गीतावली उन्हीं की रचना है। साहित्य लहरी उन्हीं की रचना है। लेकिन दोहावली कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, ये मैं तुलसीदास के बारे में बता रहा हूं। तो दोहावली गीतावली याद रखेगा। इसी तरह से बरवय, एक मिनट, मैंने क्या बताया? गीतावली ना, गीतावली नहीं दोस्तों, गीतावली भी इन्हीं की रचना है। एक सेकंड, एक अच्छी सी रचना है वली करके, कोई बच्चा बता सकता है? गीतावली में ही नोट करिए। ठीक है, गीतावली भी दोस्तों, गीतावली, कवितावली और दोहावली, ये तीनों रचनाएं दोस्तों किसकी है? ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है, इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली और क्या क्या दोस्तों? रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। ठीक है, हनुमान बाहुक। ठीक है, याद रखेगा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? ये सभी की सभी रचनाएं
तुलसीदास जी के। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि तुलसीदास के अलावा ये वली वाला जो सवाल दोस्तों उसमें सूरदास की रचना थी, वो कौन सी रचना है? ऐसा हो भी जाता है कि दिमाग में जो चीजें चढ़ती है नहीं एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। देखिए गीतावली जिससे गलत बता दिया ना, बहुत अच्छा नाम है यार, वली करके है, सूरदास की रचना। अच्छा सूरदास की कौन कौन सी रचना है? तो साहित्य मतलब ये साहित्य लहरी हो गया, नागलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, गोवर्धन लीला हो गया, ये उनकी रचना है। सूर सरावली, देखो सूर सरावली दोस्तों किसकी रचना है? सूर सरावली, सूर सरावली ये किसकी रचना दोस्तों? ये रचना है दोस्तों सूरदास जी की। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ते रहिए, हो जाता है। ठीक है, दिमाग है। ठीक है, ये वली वली देख करके सारी चीजें याद रखेगा। सूर सरावली ये पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये पूछेगा तो सूरदास जी बताएगा आप उत्तर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी कौन सा छंद है दोस्तों? तो मात्रिक तो है नहीं। मात्रिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मात्रिक में हम पढ़ते हैं दोहा के बारे में, हम पढ़ते हैं सोरठा के बारे में, हम पढ़ते हैं रोला के बारे में, हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई के बारे में। तो ये सब जो होता है दोस्तों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये मात्रिक के भेद होते हैं। और अगर आपको वर्णिक छंद के बारे में जानना हो तो याद रखेगा, वर्णिक छंद में याद रखेगा, ये वर्णिक छंद की बात कर रहे हैं। तो वर्णिक छंद में क्या आता है? जैसे आता है उपेंद्र वज्रा। क्या आता है दोस्तों? उपेंद्र वज्रा। इसी तरह से आप इंद्र वज्रा याद रखेगा। ठीक है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। ठीक है, इसी तरह से घनाक्षरी, घनाक्षरी, इसी तरह से और क्या होता है दोस्तों? घनाक्षरी। इसी तरह से मत्त गयंद, क्या याद रखेंगे? मत्त गयंद, वो भी इन्हीं के रचना है। मंदा क्रांता, मंदा क्रांता, ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये सब वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो आज आपसे पूछा घनाक्षरी, घनाक्षरी में जो वर्ड आते हैं दोस्तों याद रखेगा, पहले, दूसरे और तीसरे में 8 वर्ड आते हैं, उसके बाद आते हैं 7 वर्ड। तो 8 त्रिक 24, 8 चौका 32 की जगह कुल वर्डों की संख्या क्या हो जाती है? उतनी होती है दोस्तों, 31 होती है। और एक चीज और, अंतिम वर्ड हमेशा क्या होता है दोस्तों? हमेशा गुरु होता है। क्या होता है दोस्तों? गुरु, यानी 2 मात्रा के बराबर। ठीक है, ये होता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, आप जो बार बार पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो अभी आपको एकदम रट चुका है। वो कौन सा दोस्तों? वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपने पढ़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना और वितरण। तो स्थापना पूछेगा तो 1954 बताइएगा, वितरण पूछेगा कि पहली बार पुरस्कार वितरण कब किया गया तो 1955 बताएगा। उसी तरीके से यहां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखेगा ये 1965 में स्टार्ट किया गया। कब दोस्तों? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया, याद रखेगा। अगर यहीं आपसे स्थापना पूछ देता, स्थापना, तो याद रखेगा स्थापना 1961 में हो चुकी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, और दिया कब गया? 1965 में। फर्स्ट टाइम दोस्तों ये किसे दिया गया था? तो पहली बार ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। और ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया था? माखन लाल जी को दिया गया था। इनकी रचना थी हिम किरीटिनी की हिम तरंगिनी रचना के ऊपर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, जी शंकर कुरूप याद रखेगा। अगर हम बात करें वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है तो क्या याद रखेंगे? तब याद रखेंगे ये दिया गया है दामोदर मौजो को। किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। किसे दिया गया दोस्तों? दामोदर मौजो का संबंध कहां से? याद रखेगा गोवा के लेखक थे, इनको दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और किस नंबर का? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहां अगर साहित्य अकादमी याद रखेंगे तो संजीव कुमार को दिया गया, उनकी रचना का नाम था मुझे पहचानो। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जो कम बोलता है इसके लिए वाक्यांश क्या है? जो कम बोलता है, मृद नहीं होता, मृदुभाषी लिखता, तो मृदुभाषी कहते हैं मीठा बोलने वाला। क्या होता है दोस्तों? मीठा बोलने वाला। क्या होता है? मृदुभाषी। इसी तरह से मृतभाषी तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि अगर कटुभाषी बोलता, कटुभाषी का मतलब क्या होता है? कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कटुभाषी। ठीक है, और यहां मितभाषी जो हो जाएगा दोस्तों, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहते हैं।
समभाषी दोस्तों किसे कहते हैं? बातचीत को कहा जाता है, ठीक है। बातचीत आप जब किसी से करते हैं उसी को संभाषी कहते हैं, ठीक है। दो लोगों के मध्य वार्तालाप को कहा जाता है। बातचीत मतलब वार्तालाप, वार्तालाप को क्या कहते हैं? संभाषी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे में जिन बच्चों ने 3 नंबर चूज किया उनका जवाब सही हो जाएगा, बाकी लोगों का जवाब गलत है। आगे बढ़िए, लिख रहा अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग दोस्तों कहां होता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, याद रखेगा यहां पर जो अधिकारी शब्द है, आपको ये लगेगा दोस्तों कि अधिकारी में क्या होगा दोस्तों? अधिकारी शब्द में आपको लगेगा कि बड़ी ई, अधिकार धन ई, ठीक है, बड़ी ई यहां पर प्रत्यय नजर आएगा। तो दोस्तों कहने को ये भी सही है, इस तरह से भी होता है, लेकिन अगर हमसे उपसर्ग पूछेगा तब हम क्या बताएंगे दोस्तों? उपसर्ग पूछेगा तब हम बताएंगे कि ये जो अधिकारी शब्द है, अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा है। क्या लगा दोस्तों? अधि जो है, अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है प्लस कारी जो दोस्तों, कारी को मूल शब्द माना जाता है। कारी क्या है दोस्तों? यहां पर ये मूल शब्द है, तो इस प्रकार यहां पर अधि हो जाएगा, क्योंकि मामला किसका है? उपसर्ग का है। अभी भी दिल नहीं मानेगा, मुझे पता है, आप चेक करोगे, ठीक है। क्या चेक करोगे? गूगल करोगे, कर लो गूगल, आपको यही जवाब मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रत्यय पूछता ना तब आप बड़ी ई कर सकते कि अधिकार जो मूल शब्द है उसमें ई प्रत्यय जुड़ करके अधिकारी बन जाता है नया शब्द, ठीक है। करा आंसू किसकी रचना का नाम है? सुमित्रानंद पंत की रचना तो बिल्कुल नहीं है। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, लोकायतन है, चिदंबरा है, चिदंबरा है, चिदंबरा है, कला एवं बूढ़ा चांद है। क्या है दोस्तों? कला एवं बूढ़ा चांद, ठीक है। ये किसकी रचना दोस्तों? ये इनकी हो गया, ठीक है। आंसू दोस्तों निराला जी की भी रचना ने। निराला बोलने का मतलब क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात कर रहा है। और सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना जो प्रसिद्ध कृति दोस्तों कौन सी है? याद रखेगा, कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, अनामिका है, परिमल है, अनामिका है, परिमल है। ये सब दोस्तों रचनाएं किसकी हैं? याद रखेगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला है। यहाँ दोस्तों प्रसाद जी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद जी की रचना क्या दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना दोस्तों कामायनी है, आंसू है, आंसू है, लहर है, लहर है, कंकाल है, कंकाल है, अजात शत्रु है, अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है। ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। धर्मवीर भारती मत करेगा, धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? ठंडा लोहा है, ठंडा लोहा है, ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठेले पर हिमालय। और कौन सा? अंधा युग, ठीक है, अंधा युग। ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो जो जवाब होगा वो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब किसका? सर कैसे आप बता दे रहे हैं? मैं इस तरह बता दे रहा हूं, इतने बार लिखा गया ना मेरी कलम से कि याद हो गया। अगर आप भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको भी बहुत सारी बातें याद हो गएंगी, ठीक है। कि नितिन सर से 10% कम याद है, लेकिन याद तो है ना। वो 10% भी पूरा हो जाएगा अगर आप डेली क्लास में बने रहेंगे तब, ठीक है। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्लास कब आती है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो परेशान मत हो। आपको अपना मतलब प्लेलिस्ट रखना चाहिए कि अच्छा एक बात बताओ, आप बैंक में पैसे डालते हैं ना, अगर मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो आपको मैसेज से मतलब है, या फिर अपने फोन पे या पेटीएम या गूगल पे जहां भी हो आप जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं वहां जाके अपने खाते का बैलेंस चेक करेंगे। भाई मैसेज से क्या मतलब है? वही हाल यहाँ पे है। तो आप ना हमेशा आके प्लेलिस्ट देखा करो कि भाई हिंदी की प्लेलिस्ट में आ जाएं और देखेंगे नितिन सर की क्लास अपडेट हुई कि नहीं। अपडेट होगी तो दिखेगी, नहीं अपडेट होगी तो इसका मतलब नहीं आई है, ठीक है। तो आप ना हमेशा मैसेज या किसी नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए। आपको मतलब किससे रखना चाहिए? प्लेलिस्ट में आइए, वहां क्लास देखिए, वहां पे हमेशा अपडेट आपको चीजें मिलेंगी। अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अनुपम स्वर्गीय को नहीं कहते हैं, लौकिक को नहीं कहते हैं, पार्थिव को भी नहीं कहते दोस्तों। पार्थिव कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव का तात्पर्य क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पृथ्वी से उसे कहते हैं दोस्तों पार्थिव। यहां हो जाता है दोस्तों अद्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्वितीय, अद्वितीय कहते हैं। अनुपम को और क्या कहते हैं दोस्तों? अब जैसे एक तो आपने पढ़ लिया, क्या जरूरी कि परीक्षा में यही देगा? परीक्षा में और भी कुछ दे सकता है, जैसे निरूपम दे सकता है, परीक्षा में आपके अद्भुत शब्द दे सकता है कि अद्भुत क्या इसका पर्यायवाची है? बिल्कुल, अद्भुत भी इसका पर्यायवाची है। नहीं अद्भुत दिया,
अनूठा दे सकता है, नहीं अनूठा दिया अनोखा भी दे सकता है। भाई ये तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि क्या दे रहा है, ठीक है। या एग्जामिनर के मूड में आ गया अप्रतिम शब्द, क्या आ गया अप्रतिम, तो अप्रतिम का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, अनुपम होता है। इसी तरह से अतुलनीय शब्द आ गया, क्या आ गया अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। या फिर और क्या आ गया, या फिर आ गया असाधारण, क्या आ गया असाधारण। तो ऐसे करके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं ना, ये तो मन के ऊपर है कि क्या क्या जवाब आपको नजर आ रहा है या उस एट ए टाइम आपको लग रहा है, ठीक है। तो आपने बता दिया, तो इसको लेके आप अलर्ट रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सप्तऋषि में दोस्तों कौन सा समास है, ठीक है। सप्तऋषि के इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह या समाहार जिसे कहा जाता है सप्तऋषि, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, याद रखेंगे पहला पद संख्यावाची हो गया, और जहां पहला पद संख्यावाची होता वहां जवाब क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। तत्पुरुष और द्वंद्व और कर्मधारा ये नहीं होगा। और एग्जांपल लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं पर दे दे नवरत्न, तो यहां भी हो जाएगा, या कहीं पे दे दे दोस्तों अष्टभुजा, क्या दे दे अष्टभुजा 8 भुजाओं वाला, या दे दे जैसे चौराहा, या दे दे दोस्तों तिरंगा, क्या दे दे तिरंगा, ठीक है। या और क्या दे सकता दोस्तों वो सतसई, ठीक है, सतसई 700 का समाहार, ठीक है। इस तरह से अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी तो ये सारी दोस्तों याद रखेंगे। ये सभी जो शब्द यहां दिख रहा है इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है जहां पहुंचना कठिन हो, जहां कठिन होता है, कठिन के लिए एक शब्द होता है दूर शब्द लगा होना चाहिए। तो जहां पहुंचना कठिन हो वो होता है दुर्गम। आगम में कोई शब्द नहीं होता, अगम्य शब्द होता है, ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, जहां पहुंचा न जा सके उसे क्या, अद्भुत अगम्य साहस की परिभाषा है। शक्तिमान की याद आ गई, वो अगम्य वहां बोलता है, तो अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके वहां शक्तिमान पहुंच जाता है, नहीं जहां पहुंचा नहीं जा सकता वहां कोई नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए दोस्तों ये होता अगम। जहां पहुंचना कठिन लिखे तो बताइए दुर्गम, और सुगम मतलब जहां पहुंचना आसान हो, इसीलिए तो सुगम कहा गया। भाई जाना हर किसी के बस की बात है तो सुगम हो गया। कर मछली के समान आंखों वाली, मृगनयनी मतलब दोस्तों मृग माने होता है हिरण, मृग का तात्पर्य क्या दोस्तों, मृग का तात्पर्य है हिरण। मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है मृगनयनी। मछली के समान आंखों वाली कहा जाता है दोस्तों मीनाक्षी। और अक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अक्षी आंख को कहते हैं। आंख यानी नयन, नयन यानी लोचन, लोचन यानी दृग, दृग यानी चश्म, ठीक है। ये सब पर्यायवाची है। और चकोर क्या है दोस्तों, चकोर एक पक्षी का नाम है, ठीक है, एक पक्षी विशेष का नाम है चकोर। अच्छा मुझे एक समय देंगे, मैं इस किताब में कुछ अच्छा सा लिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे बस थोड़ा सा आधे मिनट का समय चाहिए, इसी की मैं व्याख्या आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या जो मिलेगी आपको, ये मिलेगा आपके अपने वाले चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये दिया है पेज नंबर 172 पे। मैं आता हूं 172 पे और कुछ अलग चीजें आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो कि इस किताब में एकदम अलग से दिया हुआ दोस्तों, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप आएंगे ना, तो यहां पे मिलेगा आपको, एक सेकेंड, भावकाल तो बना दिया, ऐसा न गायब हो जाए, ठीक है। हाँ, यहां मिलेगा नायिकाओं से जुड़े एक शब्द, ठीक है, नायिकाओं से जुड़े एक शब्द मैं इसमें बनाना चाहता हूं। ये आंख से याद आ गया, एक होता है एक, जैसे अगर कभी परीक्षा में बोले चंचल आंखों वाली नायिका, जिसकी आंखें चंचल हमेशा इधर उधर देखती हुई, उसे कहा जाता है लोलाक्षिका। क्या कहते हैं, लोलाक्षिका। सुंदर आंखों वाली नायिका उसे कहा जाता है सुनैना, ठीक है, सुनैना। मीनाक्षी मछली के समान आंख वाली। सुकेसी किसे कहते हैं, सुंदर और लंबे बालों वाली नायिका, ऐसी नायिका जिसकी सुंदर और लंबे बाल हो उसे क्या कहा जाता है, सुकेसी। काकुली किसे कहते हैं, काकुली घुघराले बालों वाली नायिका। आहा सर क्या बात कर रहे हैं, इतना डिटेल दिया इस किताब में, काकुल्य घुघराले बालों वाला नायक, ठीक है। इसी तरह से अलका, कई बहनों का नाम होगा अलका, अलका का अर्थ नहीं जानते ना, सुनो, अलका का अर्थ होता है घने बालों वाली नायिका। घने बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं, अलका कहते हैं। केसिनी कहते हैं लंबे बालों वाली नायिका। सुस्मिता नाम सुना होगा ना, सुस्मिता मतलब सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, ठीक है। स्मिता, सुस्मिता और स्मिता में अंतर है। सुस्मिता तो याद रखेगा सुंदर मुस्कुराने वाली, और स्मिता मंद मंद मुस्कुराने वाली, धीमा, छोटे मतलब छोटी सी मुस्कान हो उसे स्मिता कहते हैं।
सुभगा वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, ठीक है, उसे कहा जाता है सुभगा। स्वकीया अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका। तन्वी किसे कहते हैं? पतली कमर वाली नायिका तन्वी। कुमारी किसे कहते हैं? बहन कुमारी मायावती। कुमारी नहीं बोलते हैं, गलत हो जाएगा। कुमारी मतलब 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका, ठीक है। किशोरी कहते हैं 12 से 14 वर्ष की नायिका को, ठीक है। इसी तरह से षोडशी कहते हैं 16 वर्ष की नायिका को। वयःसंधि कहते हैं 14 से 16 वर्ष की नायिका को। मुग्धा कहते हैं 16 से 18 वर्ष की नायिका को। सुश्री कहते हैं 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता महिला को। सुश्री मायावती, उनका विवाह नहीं हुआ इसलिए सुश्री नाम लगा, ये ध्यान दीजिए। अभिसारिका वह नायिका जो छिप छिप कर अपने पति से मतलब अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, ठीक है। संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाती हो तो अभिसारिका, ठीक है। सुसारिका मतलब वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए, उसको जो है समाज का डर न हो, तो क्या हो जाएगा? सुसारिका, ठीक है। इसी तरह से देखिए कितनी सारी चीजें। मैं कह रहा हूं किताब परचेज करो, करोगे? ले लेना, बहुत शानदार किताब है। बहुत टाइम लगता है कलेक्शन करने में, ढूंढना बनाना, मतलब बहुत जबरदस्त चीजें। तो याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया, आपको लग ही रहा होगा कि वाकई कमाल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? जो असुर का पर्यायवाची नहीं दोस्तों बताना है। तो असुर के पर्यायवाची में यातुधान भी आता है। सुरारी मतलब सुर धन अरि। सुरारी का मतलब क्या हो जाता है? सुर माने देवता, सुर माने देवता, देवता, और अरि माने शत्रु। तो देवता का शत्रु किसे कहते हैं? दानव को ही कहते हैं ना। ये तो हो जाएगा धूमकेतु। दोस्तों याद रखेंगे, धूमकेतु आग को कहा जाता है, ठीक है, आग को कहा जाता है। इसके अलावा केतु नामक जो ग्रह है दोस्तों, उसको भी कहा जाता है धूमकेतु, ठीक है। तो हो जाएगा तमीचर भी दोस्तों असुर को कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी असुर को दानव कहते हैं। क्या कहते हैं असुर को? असुर को दानव कहते हैं, असुर को दैत्य कहते हैं, असुर को रजनीचर कहते हैं। रात में विचरण करने के कारण असुर को क्या कहते हैं दोस्तों? रजनीचर कहते हैं। आप नहीं जानते होंगे असुर को दनुज भी कहते हैं। दनुज, अनुज माने छोटा भाई, दनुज माने राक्षस होता है, ठीक है। इसी तरह से निशाचर दे ही दिया है। संबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संबर। यह आपके लिए शायद नया होगा ना, संबर सुना था क्या आपने? संबर भी दोस्तों दैत्य को कहते हैं, ठीक है। या फिर पिशाच कहते हैं, पिशाच नहीं, पिशाच, पिशाच कहते हैं। या फिर असुर नहीं दिया ना, असुर भी कहते हैं। ये सब दोस्तों पर्यायवाची किसका हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा। सर आग का भी बता दिए होते, ठीक है। तो आइए दोस्तों आग का भी देख लीजिए। आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का पर्यायवाची अनल होता है। आग का पर्यायवाची अग्नि होता है। आग का पर्यायवाची पावक होता है। आग का पर्यायवाची हुतासन होता है। आग का पर्यायवाची वैश्वानर होता है, वैश्वानर होता है। आग का पर्यायवाची ज्वाला होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची? ये सब अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है। तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। ये सब पर्यायवाची मिलेगा। पूरा भरपूर मटेरियल दोस्तों इस किताब में दिया है और कोर्स में दिया है। आप किसी से कंपेयर मत करना। आपके पास जो किताब होगी, जो भी किताब जिस भी बच्चे के पास हो, आप ढूंढ लेना। मैंने तो रैंडमली क्लास में आ गया तो चर्चा कर दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्रश्न दोस्तों और इस किताब को अभी अभी बनाया गया। भाई प्रश्न तो आ जाया, किताब तो पहले की है, ठीक है, किताब तो पहले की है। तो इस किताब में पहले से चीजें दी गई। आपके पास जो किताब होगा ना, पहले कंपेयर करना कितना डिटेल है कि नहीं है। नहीं है तो परचेज कर लो, पढ़ने में मजा तो आएगा, देखोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुझसे उठा नहीं गया या उठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? तो अगर कर्ता की प्रधानता होती, अगर कर्ता की प्रधानता होती तब तो दोस्तों क्या हो जाता? कर्तृवाच्य। अगर कर्म की प्रधानता होती, अगर कर्म की प्रधानता होती तब क्या हो जाता दोस्तों? कर्मवाच्य। यहां पर है भाववाच्य, यहां भाव की प्रधानता है। मुझसे उठा नहीं जाता, माता जी से टहला नहीं जाता। मैंने 10 बार आपको एग्जांपल दिया, तो सही उत्तर क्या है? भाववाच्य होगा। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब से दोस्तों? 1955 से दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव कुमार को दिया गया। किसे दिया गया? संजीव कुमार को दिया गया। उनकी रचना क्या थी? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, याद रखेगा। ये दोस्तों उनकी रचना का नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी पूछा आपसे, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म के अलावा हमारा एक नया पोर्टल भी लॉन्च हुआ जिसका नाम है study91pro.com। इस प्रो पर दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया गया, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है दोस्तों। किसी भी परीक्षा के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, आपको मिलेगा सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर, ये सारी चीजें मिलती हैं और बहुत ही कम प्राइस पर। टेस्ट सीरीज आपको इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आप कहां कमजोर हो कहां नहीं ये आपको पता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। एक एक सवाल का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, तो सारी चीजें दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। अंबर का अनेकार्थी दोस्तों कौन सा है? तो अंबर किसे कहते हैं दोस्तों? अंबर कहते हैं गगन को, गगन को कहते हैं ना अंबर, गगन, गगन यानी आकाश को कहते हैं, आकाश यानी आसमान को कहते हैं, आसमान यानी देव भी कहा जाता है, देव, ठीक है, देव भी कहा जाता है, अंबर भी कहा जाता है, अंतरिक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी वायु, वायु को दोस्तों क्या कहते हैं? वायु को समीर कहते हैं, हवा कहते हैं, बयार कहते हैं, मारुत कहते हैं, ये सब याद रखेगा। पृथ्वी को दोस्तों ईला कहते हैं, ठीक है, भूधर कहते हैं, भूधर, भूमि, ये सब हो जाएगा। चंद्रमा भी नहीं होगा दोस्तों, चंद्रमा के लिए एक अच्छा से याद रखेगा छपाकर, चंद्रमा को क्या कहते हैं? छपाकर कहते हैं, शशांक कहते हैं, शशांक कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, अंशुमाली, अंशुमान कहते हैं, अंशुमाली नहीं, अंशुमान कहते हैं। अंशुमाली कहा जाता है सूर्य को और अंशुमान कहा जाता है किसे? चंद्रमा को, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहेर शब्द का तत्सम क्या है? तो अहेर का अरहन नहीं होता, अहिर भी नहीं होता, आषाढ़ भी नहीं होता है, अहेर का तत्सम होता आखेट। क्या होता दोस्तों? अहेर शब्द का तत्सम क्या है? एक तरफ लिख लीजिए तत्सम और दूसरी तरफ लिख लीजिए तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, मैं आइए बता देता हूं। तो जैसे यहां पर लिख दिया तत्सम तद्भव, तो आखेट याद रखेगा। आखेट जो शब्द है दोस्तों, ये आहिर शब्द का तत्सम है, आहिर शब्द का तत्सम, आहिर शब्द का तत्सम होगा। ठीक है, आहिर का तत्सम ना आखेट, आखेट, ये किसका तत्सम दोस्तों? आहेर का तत्सम है। इसी तरह से मैं कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे कौड़ी का पूछता है, कौड़ी का, तो कौड़ी का क्या होता है दोस्तों? कौड़ी का होता है कपर्दिका। क्या होता है? कपर्दिका। अखाड़ा का क्या होता है दोस्तों? अखाड़ा का तत्सम, अखाड़ा का होता है अक्षवाट। क्या होता है? अक्षवाट। इसी तरह पूछता अखरोट का क्या होता है? तो अखरोट का होता है अक्षोट। क्या होता है? अक्षोट। ठीक है, इसी तरह से खीर का पूछता है, खीर का, तो खीर का क्या हो जाता है? खीर का हो जाता है क्षीर। ठीक है, खीर का क्षीर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से खार का छार हो जाता है। ये शब्द भी याद रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा। कह रहा विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहा वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। तो बिल्कुल सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर आदि सब कुछ था, भी सही है। यही मेरा यही विचार है, यही मेरा यही विचार नहीं, सीधे सीधे बोलना चाहिए, मेरा यही विचार है, मेरा यही विचार है। ये बोलता तो दोस्तों सही हो जाता, अभी तो गलत है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ठीक है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। आपको अशुद्ध बताना था तो ऑप्शन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध है, गलत है। अधोलिखित वाक्य में, अधोलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, वाक्य में अकर्मक क्रिया दोस्तों कौन सी है? अकर्मक। तो खाना खाना तो सकर्मक है, गाड़ी चलाना भी सकर्मक है, हंसना रोना क्या दोस्तों? अकर्मक क्रिया के बारे में याद रखेगा। अकर्मक क्रिया में हम हमेशा क्या याद रखते हैं? हंसना याद रखते हैं, रोना याद रखते हैं, सोना याद रखते हैं, ठीक है, उड़ना याद रखते हैं, दौड़ना याद रखते हैं, दौड़ना, भागना, भागना, टहलना, 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 ये सभी किसमें आते हैं दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। कभी भी कहीं भी लिखा हुआ ये मिल जाए तो आप तुरंत तो दोस्तों उसे क्या कर लेंगे? अकर्मक क्रिया मान लीजिएगा। ये प्राय यही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, व्यंजनों की संख्या पूछा है। पहले याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी दोस्तों? तो स्वर की संख्या टोटल 11। ठीक है, अब आइए, अगर हम मूल व्यंजन की बात करें, मूल व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी दोस्तों? 33, जो कि आपसे पूछा है कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 33 के बाद जो होते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 4। कौन कौन से 4 होते हैं? तो होता है छ, त्र, ज्ञ
और स्र, ठीक है, छत्र ज्ञ स्र, ये क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अगर 33 में कुल ले जाके हमको 42 तक जाना है, 33 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, ठीक है। 2 होते हैं संयुक्ताक्षर हो जाते हैं, 2 होते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर पूछे उत्क्षिप्त व्यंजन तो ये इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से 2 होते हैं, तो ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, यही उत्क्षिप्त होते हैं। उत्क्षिप्त वाले को आगत भी कहते हैं। तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो गए। 39 के बाद दोस्तों क्या हो जाते हैं, 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। क्या हो जाते हैं, ठीक है, 40, 41 अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, ठीक है। अयोगवाह व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो 2 हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों कुल संख्या अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 52, ठीक है। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 33, 34, 35, 36, 37 यहाँ हो गया, 38, 39, 40, 41, 41 और 11, 41, 10, 51, 1, 52। तो अगर पूरी वर्णमाला की बात करेंगे तो संपूर्ण वर्णमाला में संख्या कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। और अलग अलग तो मैंने ऐसे बता दिया। ये मूल पूछ रहा था तो मूल 33 बता दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से परीक्षा में वर्गीय या स्पर्शी पूछता है। क्या पूछता है, चाहे स्पर्शी पूछता है चाहे वर्गीय व्यंजन पूछता है, ठीक है। कहता है वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो बताएगा 25। कैसे 25, तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक आप गिन लीजिएगा तो 25 हो जाएगा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, 5 5 25, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। करा निम्नलिखित में से किसे 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अभी पीछे मैंने बताया था ये दामोदर मौजो को दिया गया। किसे दिया गया, मौजो को, ठीक है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये भी बताया कि 1961 में स्थापित हुआ था। वितरण दोस्तों कब हुआ था, वितरण दोस्तों 65 से हुआ है। 65 से हुआ, किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार, ठीक है। किसे, जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार, ठीक है। और ये दामोदर मौजो कहाँ के लेखक है दोस्तों, ये गोवा के लेखक है, गोवा राज्य के। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो संतोष जो शब्द लिखा है ये हो गया, ठीक है। संतोष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समधन तोष। क्या आ जाएगा, समधन तोष बराबर संतोष हो जाएगा। और संधि क्या हो जाएगी दोस्तों, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे व्यंजन संधि। तो समधन तोष करिए, ज्यादा सही है। सन सह सम गलत है दोस्तों। यहाँ स म के नीचे हलंत आप जरूर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का उधर आ रहे हैं, उधर नहीं होगा इधर ही होगा। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ये भी सही है। 2 लड़का इधर आ रहा है नहीं होगा दोस्तों। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ 1 और 3 दोनों एक जैसा लिखा हुआ है। हो सकता है टाइपिंग में कुछ एरर हो गया होगा। अब मैं क्या अलग कर दूं बताओ, क्यों कह दूं कि 1 सही है और क्यों कह दूं कि 3 सही है, ठीक है। क्योंकि दोनों मुझे लग रहा है एकदम सेम टू सेम लिखा है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो गलती हो गई होगी कहीं से। आइए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार दोस्तों, एक ही शब्द 2 बार आया है। जहां पर एक ही वर्ड 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है यमक अलंकार। क्या कहा जाता है, यमक अलंकार, याद रखेगा। इसी तरह से यमक अलंकार के मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे कभी परीक्षा में देखे कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार खाती आ जाएगा, ठीक है, खाती है। तो याद रखेगा यहाँ कौन सा अलंकार है, यही यमक अलंकार है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर कौन सा अलंकार है, दोनों बार घटा घटा का अलग अलग अर्थ हो जाएगा, इसलिए यमक अलंकार, ठीक है। देख श्याम घनश्याम को, देख श्याम घनश्याम को, देख श्याम घनश्याम को, नाची उठे वन मोर, नाची उठे वन मोर, ठीक है, ठीक है। तो श्री कृष्ण को बादल समझकर मोर नाचने लगते हैं। यहां भी दोस्तों कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। ये कभी भी अगर आपको देना तो सीधा सीधा उत्तर क्या चूज करेंगे, यमक अलंकार चूज करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से रसखान की कौन सी रचना है, रसखान की रचना बताना दोस्तों। तो रसखान की रचना क्या है दोस्तों, साहित्य लहरी। देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है ना। साहित्य लहरी ये किसकी रचना है, सूरदास की रचना। अच्छा वो कौन सी रचना थी जो हम लोग भूल रहे थे, सूर सरावली ना, सूर सरावली, ठीक है। सूर सरावली याद रखेगा।
साहित्य लहरी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, नागलीला याद रखेगा, नागलीला याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जाता है ना इसलिए बता रहा हूं। यहाँ रसखान जी की रचना दोस्तों प्रेम वाटिका है। रस मंजरी किसकी रचना, तो रस मंजरी के दो राइटर अलग अलग हैं दोस्तों, दो लोगों ने रस मंजरी लिखा है। रस मंजरी की रचना दोस्तों नंददास जी ने भी किया है, नंददास परीक्षा में खूब पूछा जाता है, और दूसरी रचना किया दोस्तों भक्तदास जी ने, ठीक है। तो याद रखेगा नंददास और भक्तदास दो अलग अलग, भक्तदास नहीं भानुदत्त, देखिए क्या दिमाग में चल रहा है, भानुदत्त, ठीक है, भानुदत्त, ये दो अलग अलग हैं राइटर, याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, रस मंजरी किताब है, याद रखेंगे। अब आप मानने को तैयार नहीं तो मैं आपको एक और कंफ्यूजन कर देता हूं, ठीक है। एक रचना है झांसी की रानी, क्या रचना है दोस्तों, झांसी की रानी, इसी नाम से दो किताब आई, ठीक है। एक किताब लिखा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है, चौहान ने, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी दोस्तों उनकी भी रचना है लक्ष्मीबाई, और एक रचना दोस्तों इसी तरह से किया है वृंदावन लाल वर्मा जी ने, वृंदावन लाल वर्मा जी की भी रचना का नाम क्या दोस्तों, झांसी की रानी। फिर आप क्या करोगे बताओ, फिर अब समझना तो पड़ेगा ना, इसी तरह से याद रखेगा, ठीक है। भक्त नामावली दोस्तों ये किसकी रचना है, भक्त नामावली याद रखेगा, ये रचना है ध्रुव दास जी की, किसकी रचना है दोस्तों, ध्रुव दास जी की रचना है, ठीक है। एक सवाल आपको दूं, आप मुझे बताएगा यशोदा, यशोदा नाम की दो किताबें हैं, 2 बुक्स, ठीक है, 2 बुक्स है, आप अलग अलग राइटर मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी किसकी रचना का नाम है यशोदा, ठीक है। कोशिश करिएगा बताने का, ढूंढिए, इसी तरह से मिलेगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ का हो जाता है निकृष्टतम, क्या हो जाता है, निकृष्टतम, निकृष्टतम, ठीक है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर है, ठीक है, तो निकृष्टतम सबसे नीचे का हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, विलोम निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्कीर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्कीर्ण का सपाट हो जाता है, उत्कीर्ण का क्या हो जाता है, सपाट, उत्कीर्ण मतलब खुदा हुआ, ठीक है, खुदा हुआ। उत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ समझिए, उत्कीर्ण का अर्थ होता है खुदा हुआ, क्या हुआ, खुदा हुआ, ठीक है, तो इसका हो जाता है सपाट, ठीक है। इसी तरह से विकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, तो विकीर्ण का हो जाता है एकत्र, ठीक है, विकीर्ण का क्या हो जाता है, एकत्र, विकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, एकत्र हो जाएगा। फिलहाल जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है, क्यों, आइए देखते हैं। पुरस्कार जो शब्द है ना, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा पुरः धनकार, क्या मिलेगा, पुरः धनकार मिलेगा, तो हो जाएगा पुरस्कार। इसी तरह परीक्षा में आता है, पूछता है नमस्कार में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे, नमः धनकार, क्या बताएंगे, नमः धनकार। इसी तरह परीक्षा में पूछता है यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा, तो यशोदा में क्या बताएंगे, यशः धन दा, क्या बताएंगे, यशः धन दा, ठीक है, यशः धन दा, यशोदा में संधि है। इसी तरह पूछता है मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में, तो याद रखेगा मना धन हर, मना धन हर बराबर मनोहर। ऐसे भी सवाल आते रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों कि स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए, हुलास, हरकत या हमला या हवाला, ठीक है, उसकी हरकत अच्छी नहीं थी, हरकत अच्छी नहीं थी दोस्तों, तो अच्छी हरकत या अच्छा हरकत तो होता नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अगर पुलिंग की बात करें तो याद रखिएगा ये जो हुलास शब्द दिया दोस्तों, यह भी पुलिंग हो जाएगा, हमला भी पुलिंग हो जाएगा और हवाला भी पुलिंग हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हरकत यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, पहले समझिए द्विकर्मक वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, जहां क्रिया का फल, जहां क्रिया का प्रभाव कहिए चाहे फल कहिए, जहां क्रिया का प्रभाव या फल, ठीक है, दो कर्म पर पड़े, दो कर्म पर पड़े, एक कर्म पे नहीं, दो कर्म पर पड़े, वहां होता है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, वहां क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। अब बिना उदाहरण के आप द्विकर्मक क्रिया नहीं समझ सकते। एक उदाहरण नोट करिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, एक एग्जांपल नोट करिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक
दी, ठीक है, विद्यार्थी को पुस्तक दी। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए को लिखा है ना, तो यहां देखिए को लिखा है, ठीक है, को आपको दिख रहा है ना, लिख रहा है द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ अलग होता है, तो हमेशा दोस्तों गौण पद के साथ अलग होता है, प्रधान पद के साथ नहीं, गौण पद में होता है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो जो क्रिया का फल है वो दो जगह पड़ रहा है, एक तो पुस्तक पर, क्रिया का फल कहां पड़ रहा दोस्तों, एक तो विद्यार्थी पर पड़ रहा, दूसरा पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, दो कर्म वाला कहा गया, ठीक है। और जो को है दोस्तों कि विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो याद रखिएगा गौण कर्म पद के साथ आता है, यह भी ध्यान रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हम अभी प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी दोस्तों हम इतिहास पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इतिहास के कंप्लीट बुक बना रहा है जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी एक जगह पे विथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने हिंदी बताया ना, ये शानदार बुक है, सुपर सेलिंग बुक है। जितनी किताबें दोस्तों सब बहुत बेहतरीन सेल की है, क्योंकि रीजन है ना कि जब आराम से हम काम करते हैं तो बच्चों को पसंद आता है हमारा कंटेंट। जिन भी बच्चों ने कोई भी किताब परचेज किया होगा, कहीं उनको डाउट नहीं होगा, कभी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि सर किताब महंगी मिली या किताब में कंटेंट नहीं है। भर भर के कंटेंट हमने सब किताबों में दिया है, और बाकी हिंदी की तो बात ही अलग है, हिंदी की किताब तो होनी ही चाहिए आप सबके पास, ये जान लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात कि फ्री स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्री स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल की जरूरत हो दोस्तों, तो आप आजिए हमारे एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्टडी 91 प्लस, ठीक है। स्टडी 91 प्लस जो है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इसीलिए तैयार किया गया कि यहाँ पर ढेर सारे क्या दिए गए हैं, स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार ज्वाइन कीजिए तो आपको लगेगा। बाकी यहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी हैं, और स्टडी 91 से कम प्राइस में दोस्तों कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।